स्वागत है आप सबका चैनल हिस्ट्री बाय राकेश बाबा में। बात कर रहे हैं हम प्राचीन भारतीय इतिहास की। प्राचीन भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता को हमने स्टडी किया, उनके विभिन्न पहलुओं को स्टडी किया। पहुंचते हैं वैदिक सभ्यता तक, वैदिक सिविलाइजेशन तक, जिसे आर्यों की सभ्यता भी कहा गया। That is also known as Aryan civilization. अब सिंधु घाटी सभ्यता को हम देखते हैं, या हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया जिसे, तो हम ये पाते हैं कि वो सभ्यता की जो नॉमेनक्लेचर है, जो टर्म है, वो ज्योग्राफी के आधार पर था। क्योंकि वो एक नदी सिंधु, साथ में और नदियां, उसकी किनारे पे वो सभ्यता जो है वो बस गई। तो इतिहासकारों ने इजी करने के लिए या ये सही समझा, और नॉमेनक्लेचर जो है वो एक भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार जो है वो उसे दे दिया, और वो सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहलाई, हड़प्पा संस्कृति कहलाई। वैदिक सिविलाइजेशन को हम देखें तो कोई ज्योग्राफिकल एरिया के नाम पे इस सिविलाइजेशन को नाम नहीं दिया गया। किसी भौगोलिक क्षेत्र के नाम पे, किसी भौगोलिक क्षेत्र को आगे रखते हुए इसका नामकरण नहीं हुआ। ये सिंपली कहलाई जा रही है वैदिक सभ्यता अथवा आर्यों की सभ्यता। अब आर्य जो है वो एक नस्ल है, वो एक रेस है, और ये माना जाता है, इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है कि नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में जो अब रेस चल रही है, जो नस्ल चल रही है मनुष्य की, वो बेसिकली आर्यंस हैं, वो आर्य है। और आर्य शब्द का प्रयोग एडोल्फ हिटलर ने भी जर्मनी में किया है। जब हम विश्व इतिहास की बात करें तो आर्य शब्द का प्रयोग जो है वो एडोल्फ हिटलर ने भी किया है। तो जो ये सभ्यता एक प्रचलित मत के अनुसार जो हड़प्पा सभ्यता के बाद हुई, जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुई, एक प्रचलित मत है जो चला आ रहा था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ये ट्रेंड जो है, ये मत जो है वो आगे आ रहा है, और वो भी कुछ तथ्यों के आधार पर ही आगे आ रहा है कि वैदिक सभ्यता पहले हुई थी और हड़प्पा सभ्यता बाद में हुई थी। मत जो है वो अक्सर आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी एविडेंस की लाइट में, उसकी रोशनी में चेंज होते रहते हैं, चेंज होते हैं। इसमें कोई भी सरप्राइजिंग बात जो है वो नहीं है। अब तक जो रिसर्च हुई थी, अब तक जो काम हुआ था, अब तक जो कार्य चल रहा था, और अब तक जो अधिकांश इतिहासकार मान रहे थे, वो हड़प्पा सभ्यता को, हड़प्पा संस्कृति को पहले हुआ मानते हैं और वैदिक सभ्यता को बाद में हुआ मानते हैं। लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पिछले दिनों में, पिछले कुछ वर्षों में जो है वो वैदिक सभ्यता के पहले होने का जो ट्रेंड है वो चला है। नामकरण की बात कर रहे थे हम, तो इसका नामकरण जो है या तो नस्ल के आधार पर हो रहा है कि भैया इन लोगों को किसने बसाया। तो हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में, उसके रेफरेंस में हमने उस सभ्यता का नामकरण ऐसे क्यों नहीं कर दिया कि हड़प्पा सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को किन लोगों ने बसाया था। क्या उन लोगों का नाम उस सभ्यता के साथ नहीं जोड़ा जा सकता था? आंसर इज नो, ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को बसाने वाले जो नस्लें हैं, जो रेसिस हैं, वो 4 या 5 मानी गई। हड़प्पा सभ्यता ऑस्ट्रेलॉइड, मोंगोलॉइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, नीग्रॉइड की नस्लें। लेकिन जब आर्यों की सभ्यता की बात आती है, सभ्यता की बात आती है, तो सिंपली, बहुत सिंपल वे में एक ही नस्ल सामने आ रही है, वो आर्य है। कोई अलग अलग नस्लें सामने नहीं आ रही। इसको बसाने वाले लोगों के नाम पे उसका नामकरण कर दिया गया। और वैदिक सभ्यता, क्योंकि जो पहला लिटरेरी एविडेंस, सबसे प्राचीनतम जो पुस्तक है या साहित्य है, वो वेद के रूप में हमारे सामने है,
और वो इसी समय काल में लिखे गए, इसी कालखंड में लिखे गए जब ये सभ्यता हमें नजर आ रही, इसलिए हम इसे वैदिक सभ्यता भी कह रहे हैं, इसलिए हम इसे वैदिक सिविलाइजेशन भी कह रहे हैं। ज्योग्राफिकली भी नामकरण मुश्किल था इस सिविलाइजेशन का, क्योंकि इसका विस्तार जो है, इसका फैलाव जो है, वो हड़प्पा सभ्यता के फैलाव की तुलना में कहीं अधिक हो रहा है। आज अगर आर्य यहाँ पर है तो 400-500 साल बाद आर्य जो है वो यहाँ पर है। कोई एक शहर, खास शहर, विशेष जो शहर है, नगर है, नहीं मिले। जनपद मिले हैं, महाजनपद मिले हैं, 16 महाजनपद हुए, 16 महाजनपद हुए हैं, इनको हम कबीले कह सकते हैं। कबीलों का बड़ा प्रारूप है, विशाल प्रारूप है। 16 महाजनपद हुए जो आर्यों के जीवन में विशेष स्थान रखते थे, उनके कबीलों का ही बड़ा प्रारूप है और अलग अलग राजे हुए थे, बाद में बात करेंगे। तो क्या हम 16 महाजनपद के नाम पर इस सभ्यता का नाम रख सकते थे? तो थोड़ा मुश्किल हो जाती, एक कंफ्यूजिंग हो जाता और एक मुश्किल ये चीज़ जो है वो नज़र आती है। तो इसलिए इसको वैदिक सिविलाइजेशन भी कह दिया कि भैया हड़प्पा संस्कृति में तो हमें कोई लिटरेरी एविडेंस मिल नहीं रहा, कोई पुस्तकें तो मिल नहीं रही, वहाँ पर तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है, जो पुरातत्व विभाग के स्रोत हैं, जो खुदाई के बाद प्राप्त होते हैं स्रोत, वो डोमिनेट करते हैं। और आर्यों की सभ्यता में लिटरेरी एविडेंस डोमिनेट कर रहे। सिर्फ वेद नहीं मिले, सिर्फ वेदों की बात नहीं है, उसके अलावा भी बहुत साहित्य मिला है। वो समय आते जब बारी आएगी अलग अगले लेक्चर्स में तो बात करेंगे। सिर्फ वेद की बात नहीं है, और साहित्य की भी बात है जो वहां पर मिलती है। तो लिटरेरी एविडेंस जो है वो डोमिनेट कर रहा है, एक नई चीज नजर आ रही, संस्कृत लिटरेचर सामने नजर आ रहा है, इसलिए इसका नामकरण वैदिक सभ्यता के रूप में। और ये सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता, दिस इज अ रूरल सिविलाइजेशन। कहां तो हड़प्पन civilization was an evidence of urban civilization, first example of extreme urbanization in India। और उसकी डिस्ट्रक्शन के बाद, उसके नष्ट होने के बाद हमें जो एविडेंस मिलता है, हमें जो प्रमाण मिल रहे हैं, वो एक ग्रामीण सभ्यता के मिल रहे हैं, एक रूरल सिविलाइजेशन के मिल रहे हैं। लेकिन आधुनिक संदर्भ में देखें तो मनुष्य जो विकास करता है, उसकी जब प्रोग्रेस होती है, तो अक्सर ये कहा जाता है कि डेवलपिंग जब डेवलप होता है, जब आगे को बढ़ता है, तो वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ जाता है। यानी कि अर्बनाइजेशन का कंसेप्ट जो है वो हमेशा रूरल कंसेप्ट के बाद आएगा। जो अर्बनाइजेशन का कंसेप्ट है, जो शहरीकरण का कंसेप्ट है, जो धारणा है, वो ग्रामीण के बाद आएगी। लेकिन जो धारणाएं हड़प्पा संस्कृति और वैदिक संस्कृति के संदर्भ में चल रही हैं, और जब हम वैदिक संस्कृति को, वैदिक सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के बाद रखते हैं, ग्रामीण परिवेश को नगरीय परिवेश के बाद रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं हम भूल तो नहीं कर रहे। क्या ये ट्रेंड सही है? कहीं ना कहीं ये लगता शुरू हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ। कालखंड जो है वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक का, 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक का, और सिंधु घाटी सभ्यता जो समाप्त होती है, माना जाता है कि 1750 बीसी में सिंधु घाटी सभ्यता डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो ये 250 साल कहाँ गए? ये 250 साल नजर आ रहे हैं हमें, 1750 से लेके 1500 तक ये कहाँ गए? इसको हम एक ट्रांजिशन फेज कह सकते हैं। वी हैव सीन द कोविड फेज नाउ, कोरोना काल का ये फेज हमने देखा। साल
2 साल 2.5 साल भी जो है वो एक ट्रांजिशन फेज है हमारी लाइफ में, हमारे समाज में। हो सकता है कि जो 200-250 साल की बात हो रही है, कि एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता में एंटर होते समय जो एक ट्रांजिशन फेज होता है, जहाँ पर ना तो पहली वाली नस्ल, पहली वाली सभ्यता पूरी तरह से नष्ट होती है, ना ही अभी जो आने वाली नस्ल जो है, आने वाली सभ्यता है, वो पूरी तरह से आ पाती है। जब तक वो पूरी तरह आ पाए और वो इंटरमिगलिंग कहीं ना कहीं खत्म हो जाए, उस फेज को हम ट्रांजिशन फेज कहते हैं। ये अक्सर आता है, ये सभ्यताओं में भी आता है, स्पोर्ट्स में भी आता है, मनुष्य के जीवन में भी आता है। इट हैपेंस। तो 1500 ईस्वी पूर्व से, फ्रॉम 1500 BC to 1000 BC, we call it as ऋग्वैदिक एज। इसको हम ऋग्वैदिक काल कह सकते हैं या पूर्व वैदिक काल भी कह सकते हैं, यानी कि वैदिक सभ्यता का पहले वाला हिस्सा, जहां अभी आर्यों ने पूरी तरह से विस्तार नहीं किया, यहां अभी वो पूरी तरह से नहीं फैले, आए या जहां के थे। मैं कह रहा हूं कि वो आए, अगर नहीं भी आए तो जहां के थे वहीं पर रह रहे हैं, वहीं पर स्थिर हैं, स्टेबल हैं, उस काल को हम पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल कह सकते हैं। क्योंकि साहित्य की बात करें तो केवल ऋग्वेद जो है उसकी रचना ही हमें मिलती है यहाँ पर, पूर्व वैदिक काल। बाकी साहित्य जो है हम देखेंगे कि उसका फेज बाद में है, उत्तर वैदिक काल में। और 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक, 580 ईस्वी पूर्व तक का जो समय काल है वो लेटर वैदिक एज कहला रहा है, उत्तर वैदिक काल कहला रहा है। जिस समय आर्यों ने अपना विस्तार करना शुरू किया, जहां वो रह रहे थे वहां से आगे बढ़ना शुरू किया, वहां से माइग्रेट हुए, एक माइग्रेशन जो है वो उनकी शुरू होती है पूर्व की तरफ, गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र की तरफ, बिहार की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ, जो ये मैदानी एरिया है वहां पर इनका फैलाव होता है, वहां पर ये लोग पहुंचते हैं। उस फेज को हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल, है वैदिक सभ्यता, क्योंकि वो नस्ल एक ही है, वो आर्य ही है जिन्होंने ये विस्तार किया। और ओरिजिनल कहाँ रह रहे थे, कहीं और से आके वहां रह रहे थे या वहीं के थे, लेकिन वो ओरिजिनल एरिया जो है वो सप्त सिंधु क्षेत्र है, द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, सप्त सिंधु। थ्योरीज की बात करेंगे, हम बात करेंगे उन धारणाओं की कि वो नेटिव कहाँ के थे, वैसे वो ओरिजिनली कहाँ के रहने वाले थे, यहीं के थे या कहीं बाहर से आए थे। लेकिन वो बात करने से पहले इस बात को समझ लेना चाहिए कि पूर्व वैदिक काल में जो उनका एरिया है रहने का, वो सप्त सिंधु वाला है। सिंधु शब्द यहां से भी नहीं जा रहा, सिंधु घाटी सभ्यता में तो है ही है, यहां पे भी डोमिनेट कर रहा है कहीं ना कहीं, रिवर इंडस है। और पंजाब की वो 5 नदियां हैं, जिसे हम मॉडर्न कंटेक्स्ट में ब्यास, सतलुज, रावी, चनाब और झेलम कह रहे हैं। वो बड़ा एरिया है साहब ये पंजाब में, जहां पे पहली लिखित सभ्यता पैदा हुई, हम कह सकते हैं, वो उत्पन्न होती है। सातवीं नदी कौन सी है, वो जो 7th रिवर है वो कौन सी है, तो वो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस सरस्वती है, जिसे माना जाता है कि वो लुप्त हो चुकी है। इस सभ्यता को ज्योग्राफिकल टर्म्स में हाल के दिनों में एक ट्रेंड बना है, एक नया नाम देना शुरू हुआ है, सिंधु सरस्वती सभ्यता। वो सभ्यता जो सिंधु और सरस्वती नदी और जो 5 नदियों के नाम मैंने लिए हैं, जो कि आधुनिक पंजाब की नदियां हैं, उसके इर्द गिर्द डेवलप होती है। अब सिंधु घाटी सभ्यता को देखें
तो मूल तौर पर वो भी इन्हीं एरियाज में ही डेवलप हुई थी, और ये सभ्यता भी डेवलप यहीं पे हुई। अगर ये मानकर चलें कि वो लोग मध्य एशिया से आए थे, वो बात करेंगे, तब भी उसका विकास का जो पहला चरण है वो सप्त सिंधु क्षेत्र ही रहेगा। और अगर ये ना माने कि वो कहीं बाहर से आए थे और यहीं के मूल निवासी थे, तब भी उनके विकास का जो पहला चरण है, जो पहली स्टेज है, वो लैंड ऑफ 7 रिवर्स ही रहेगी, वो सप्त सिंधु ही रहेगा। ये हमें मानकर चलना पड़ेगा, इसको आपको समझना भी पड़ेगा। आगे चलकर उनका विस्तार का जो पैटर्न है वो हमें नजर आता है। शुरू में छोटे छोटे ग्रुप में, छोटे छोटे पार्ट्स में वो रह रहे हैं, कबीलों में वो रह रहे हैं, और इसी क्षेत्र में वो लोग रह रहे हैं, ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं। एक ग्रामीण सभ्यता है, और ग्रामीण सभ्यता से ही जुड़े हुआ उनका समाज होगा, उनकी आर्थिक स्थिति होगी, जिसे हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेक्चर है आज का वैदिक सभ्यता की जो हमने स्टार्टिंग की है, बिगनिंग की है, इसे आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इसको उस दृष्टि से देखा होगा, एक नई दृष्टि से देखने की कोशिश की होगी आपने। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि प्रतियोगी परीक्षाओं में या वैसे भी जो एग्ज़ाम्स हैं आपके नहीं भी हैं, तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में आपको वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन की समझ जो है वो ज़रूर आई होगी। देखते रहें चैनल हिस्ट्री बाय राकेश बाबा, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।